नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। 40 वर्षों से सूबे की सियासत में लगातार बने विधायक हरिवंश कपूर का आज निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे और अंतिम सरकार में वे विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। देहरादून में सीएम धामी ने वरिष्ठ विधायक हरिवंश कपूर के घर पहुंचकर उनको निधन पर शोक व्यक्त किया और सीएम ने विधायक के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिवंश कपूर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा विकास कार्य किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिवंश कपूर राजनीतिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मुखर रहे। लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता को साबित करता है। देहरादून केंद्र के विधायक हरिवंश कपूर 8 बार के विधायक बने। अंतरिम सरकार में वे विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे और उनका पार्थिव शरीर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में लाया गया, जहां कई भाजपा नेताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हरिवंश के जाने से भाजपा को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि वे कल तक के सभी कार्य रद्द कर रहे हैं। कृषि कानून की वापसी पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कालाडूंगी के बेल पड़ाव में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानून की वापसी पर खुशी जताई। कांग्रेस कार्यकर्ता पीयूष बिष्ट ने कहा कि आंदोलन के दम पर देश को आजादी मिली थी। अब किसानों के आंदोलन से ही इस काले कानून को वापस लिया है। ये किसानों की ही नहीं, हर उस व्यक्ति की जीत है जो सरकार से परेशान था। आंदोलन के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और इस खुशी में किसान यहाँ पर एकत्रित होकर खुशी मना रहे हैं। उसके बाद 812 किसानों के शहीद होने के बाद सरकार को झुकाने का काम जो हमारे किसानों ने किया है, उसके बाद हम अपने जो ये काले कानून वापिस करवा पाए हैं, यह एक लोगों के लिए एग्जाम्पल के रूप में है। काशीपुर में पत्रकार आरिफ खान पर हुए जानलेवा हमले में आपके नेता यूनुस चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया और ना मेरे साथियों ने। बता दें कि करीब 4 दिन पहले पत्रकार आरिफ खान पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था और जिसमें आरिफ खान समेत मीडिया के लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों समेत कुछ अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया था। इधर यूनुस चौधरी ने मामले में सफाई दी है और कहा है कि मैं तो पत्रकारों का सम्मान करता हूं, मैं ऐसे क्यों करूंगा। करते हैं हम किससे लड़ेंगे, हम तो अपने भाइयों का सम्मान करते हैं, हमारे सब भाई हैं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। मुझे उसका अफसोस है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके पत्र भाइयों के साथ मैंने सम्मान किया है, हमें सम्मान। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों में खासा उत्साह है। अब किसान आंदोलन के खत्म होते ही गाजीपुर बॉर्डर से निकला किसान फतेह मार्च जसपुर पहुंचा। यहां पर सुभाष चौक पर किसानों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि 7 साल चले किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा और कृषि कानून वापस लिया। दिल्ली बॉर्डर से जसपुर आए हैं। आज बड़ा खुशी का पल है और जैसा कि 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में सारे किसान प्रतिवर्ष मनाया करेंगे, तो ये बहुत बड़ी जीत है। संघर्ष कर रहे थे केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि जो गलत उनके साथ कानून थोपे गए थे उसके खिलाफ हम कह रहे थे कि हमारे लिए सही नहीं है, हम मांग नहीं रहे थे और हम पे जबरदस्ती थोपे जा रहे थे, तो उसका संघर्ष चल रहा था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय बनी हुई है। उसी क्रम में 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की शौर्य सम्मान समारोह रैली होने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश प्रताप सिंह राणा के हरिद्वार में रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। महेश प्रताप सिंह राणा ने कहा कि रैली में शामिल होने के लिए रानीपुर विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ता देहरादून रैली में जाएंगे। रैली की तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई है। रैली को लेकर युवाओं में बहुत जोश है। बहुत ही सम्मानित पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी 16 तारीख को देहरादून में आ रहे हैं और वो
निश्चित रूप से इस सरकार की कब्र में अंतिम कील साबित होगी उनकी रैली। सितारगंज में सरकार के 3 कृषि बिल कानून वापस लेने के बाद किसान नानकमत्ता के लिए रवाना हो गए। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हुआ किसानों का फतेह मार्च सितारगंज पहुंचा, जहां पर किसानों ने जमकर स्वागत कर बधाई दी। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 378 दिनों तक चलने के बाद उन्हें सफलता मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। किसान यहां पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून सरकार पहले ही वापस ले लेती तो आज 700 किसानों की मौत नहीं होती। और 1 साल 13 दिन 378 दिन आंदोलन चला, बहुत कुछ हमने खोया, लेकिन एक उससे ज्यादा उपलब्धि ये रही कि हमने इस आंदोलन में जो आपसी भाईचारा और किसानों को जो विश्वास था, उस विश्वास को हमने पाया है। आज मिलकर लड़ा है और आज बहुत उत्साह है कि किसान दिल्ली से अपने हक जीत कर आया है, लेकिन हमें एक गम भी है जो हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। अगर ये सरकार पहले मान जाती, ये बिल रद्द कर देती, तो हमारे 700 किसान शहीद नहीं होते। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी की रैली को सफल बनाया जा सके और इसी को लेकर देहरादून में कांग्रेस भवन में बैठक की गई, जिसमें कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदयाल ने बताया कि बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। राजनीतिज्ञ हरवंश कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, तो सुबह से हमारे कार्यक्रम हमने बंद किए, लेकिन चूंकि 16 तारीख की बैठक है, उसकी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श निश्चित रूप में पार्टी मुख्यालय में चल रहा है। रामनगर के सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकने वाले पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दिनेश मेहरा ने कहा है कि अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो भारी मतों से जीत हासिल करूंगा। दिनेश मेहरा ने कहा कि सल्ट विधानसभा मेरी जन्मभूमि रही है और यहां से ही मेरा राजनीतिक करियर रहा है। मेहरा ने कहा है कि सल्ट से मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी जी भी पदों पर रही हैं और इस बात को उन्होंने गणेश मेहरा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में कही। पोखरी में हिमवंत कवि चंद्रकुंवर बदरबल खादी मेले का आयोजन किया गया। मेले के अंतिम संध्या पर मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित करने की, इसके साथ ही स्वर्गीय नरेंद्र भंडारी और श्रीधर आजाद को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक इंद्र आर्य, हरि चौधरी और गायक मनोज शाह ने अपने गानों से समा बांध किया, इस पर दर्शकों ने जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि मेरा हमेशा से उद्देश्य है कि पोखरी का मेला भव्य हो और आने वाले साल में मेले को भव्य रूप में देखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत के कार्यों की प्रशंसा भी की। पौड़ी में एनएचएम कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर कोरोना वॉरियर्स प्रमाण पत्र एसीएमओ को लौटा दिए हैं और दरअसल संविदा कर्मचारी 2 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही हैं, जिसके चलते 200 से अधिक कर्मचारियों ने अपने प्रमाण पत्र लौटा दिए हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों ने मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। तो हम नहीं चाहते कि हम उग्र करें आंदोलन या स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करें, लेकिन इसके लिए हमें विवश कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी मांगे हैं वो एकदम तर्कसंगत हैं और आगे भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मुख्य मांगे 2 रही हैं मेन। एक तो हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए 60 साल तक, और दूसरी हमारी मांगे थी हरियाणा की तर्ज पे हमारा ग्रेड पे लगाया जाए। बट सरकार, हम इतने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, बट सरकार के तो कानों तक हमारी आवाज ही नहीं जा पा रही लग रहा है। सितारगंज के नानकमत्ता में किसानों ने यहां नानकसागर डैम का जलस्तर कम कराने को लेकर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि यहां नानकसागर डैम का पानी खेतों में काफी लंबे समय से भरा है, जिस कारण से उनकी खेती में गन्ने की जो फसल की कटाई और फसल की निकासी नहीं हो पा रही है, वहीं गेहूं की फसल भी खराब हो रही है। वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि किसानों की मांगों पर सिंचाई खंड से वार्ता की जाएगी और जल्दी समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। डैम फुल ही है और उसमें विधायक जी अपनी किस्तें चला रहे हैं,
250 रुपये किराए पे सवारी के हिसाब से वो उसका लाभ ले रहे हैं और किसानों की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हम लोग परेशान हैं, बंदे बैठेंगे, राष्ट्रीय एग्जाम करेंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। से भी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के किसानों की ज़मीनें वो जलमग्न हो गई हैं। इसके संबंध में मैं एक सीएन जो हमारे बरेली क्षेत्र के हैं उनसे बात करेंगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई न कोई सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को काशीपुर के दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल के दौरे को लेकर आप प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का ये 5वां उत्तराखंड दौरा है। सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए कई काम किए हैं। महिलाओं को दिल्ली में मुफ्त बस सेवा की सौगात दी है, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और जिसका सीधा जो फायदा है वो महिलाओं को मिलता है। और हम सभी उत्तराखंड की महिलाएं उम्मीद करती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी आने वाले समय में बड़ी सौगात दें। पर आ रहे हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी का 5वां दौरा उत्तराखंड का है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है दिल्ली में, हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके लिए उत्तराखंड का 2022 का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कल से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हों सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यष्टि मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। साथियों नमस्कार, जय जोहार। आप सभी को यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 17 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और देश भर में एक नई पहचान स्थापित की है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की जो अलग इन 3 सालों में जगाई है वो अभूतपूर्व है और इस खुशी में रन फॉर छत्तीसगढ़िया प्राइड दौड़ स्वाभिमान और गर्व की आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के साथ दौड़ लगाएगा। इसके साथ ही फोटोग्राफी, स्लोगन, रील प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आप भी रन फॉर छत्तीसगढ़िया प्राइड एवं अन्य प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा जरूर लें और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की गूंज
समूचे विश्व में फैलाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एआईसीसी चीफ की जिम्मेदारी को दरकिनार कर हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा कर देश के चुनावी राज्यों में कांग्रेस के युवराज अपनी पार्टी को कितना पहुंचा सकेंगे फायदा। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों से सर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू राज से बीजेपी को चुनावी मैदान में नफा होगा या नुकसान। जनता मांगे जवाब में आज राहुल का नया राज, शाम 7 बजे। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करता अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस मुख्यालय से 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव, वित्त व गृह सचिव समेत पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर चर्चा की। इसको दौरान ही इस मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए आईआईटी के साथ साइबर सिक्योरिटी विभाग बनाए जाएं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ये निर्णय लिया गया कि हमारे पुलिस विभाग इसमें बिल्कुल आधुनिक रहे, इसलिए एक जो इंडिया का बेस्ट आईआईटी है जिसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, इसके अलावा बाकी जो भी इश्यूज हैं पुलिस के, हम आपस में चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल है वो आगे के लिए नीतियां निर्धारित करेंगे। उसी के इनॉग्रल सेशन के लिए हमने माननीय मुख्य सचिव महोदय को बुलाया था। चमोली के कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 6वें दिन भी जारी रही, जिससे कोविड टेस्ट वैक्सीनेशन लैब में कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहीं संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल एनएचएम के कर्मचारी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाकर सीधी भर्ती की मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही अरदास करना चाहूंगी कि वो हमारी मांगों को बड़े तहे दिल से और धरातल स्तर पे आके सोचें और समझें और उस हिसाब से हमारी जो मांगे हैं उनके निराकरण करेंगे। एक मांग तो अपनी ये है कि जो हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड पे यहाँ पे शुरू किया जाए, और दूसरी मांग अपने जो वर्तमान में आउटसोर्स से जो नियुक्तियाँ की जा रही हैं उसको आउटसोर्स से न करके एनएचएम से किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। वहीं कटिमा में नंदा गौरा योजना के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। दरअसल लंबे समय से छात्र तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि अब छात्र 17 दिसंबर तक योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अब जो है उसकी अंतिम तारीख जो है 17 दिसंबर कर दी गई है, और इस संबंध में जो है समाज कल्याण और बाल विकास को जो है आपस में सामंजस्य बनाए रखने के निर्देश। जशपुर जिले के उधम सिंह नगर जनपद में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार क्रैकडाउन अभियान चला रही है, लेकिन नशे के कारोबारियों को इस अभियान का जरा भी डर नहीं है। वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने एक घर पर दबिश दी, जहां से 5 किलो
गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और 11 तारीख की रात को ये सूचना मिली कि नरसा मोहल्ले में निवासी बाबू जो है उसके घर में गांजा है और वो गांजा सप्लाई कर। सितारगंज पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने सड़क हादसे में समाजसेवी कांग्रेस नेता के बेटे शुभम विश्वास के निधन पर शोक जताया। इस दौरान यशपाल आर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्रत्याशियों के चयन का फैसला हाईकमान को करना है और जो भी फैसला हाईकमान का होगा सभी कार्यकर्ता और नेताओं को मानना होगा। वहीं भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है और युवा बेरोजगार हैं और क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, दावेदारी प्रस्तुत की है, लेकिन फैसला निर्णय हाईकमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। प्रदेश कांग्रेस के का जो हमारा पैनल है, स्ट्रेंग कमेटी है। खबर देहरादून से है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके चलते तापमान में गिरावट आ सकती है। हालांकि पहाड़ के निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि अगले 5-6 दिन राज्य में बारिश नहीं होगी। वहीं दिसंबर में पिछले 2 सप्ताह के दौरान प्रदेश में 11.3 mm बारिश दर्ज की गई है। 15-16 में अगर देखें तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आ जाएगी, बदली छाएगी और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उसमें एका दुका जगहों में कोई लाइट रेन या स्नोफॉल हो जाए, ऐसी संभावना बन सकती है 15-16 तारीख में दिसंबर में। खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर स्वराज तड़का पर।